गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएल एंड केसीएल के एप्लीकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, केवीएल एज वेल एज केसीएल की जब हम लोग बात करते हैं तो नो डाउट हम लोगों को काफी कुछ यहाँ न्यूमेरिकल सेक्शन में मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है। देखते हैं जरा क्या है कैसे है। जहां तक हम लोग करंट रूल की बात करते हैं, केसीएल की बात करते हैं, फर्स्ट किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, तो ये हर पॉइंट पे लगता है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूं कोई भी अगर नॉर्मल कंडक्टर भी है तो नॉर्मल कंडक्टर का कोई भी पॉइंट अगर आप पिक कर लेंगे तो उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, तो बड़ा इजी सा हो जाता है। केवीएल को लगाने में जरूर हम लोगों को साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होता है। तो साइन कन्वेंशन प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। उसी के बेसिस पर आज हम लोग एक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट हैं व्हीटस्टोन, जिन्होंने बेसिकली कुछ रियल सिचुएशंस को देखते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया था। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, नियर अबाउट इक्वल 4 रेसिस्टेंसेस को ले लिया और एक पर्टिकुलर मैनर में उनको अरेंज करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पर्टिकुलर जंक्शंस के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट करने की कोशिश की, या मैं ये कहूंगा वहां से फ्लो होने वाली करंट्स के बारे में डिस्कस करने की बात की। एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट मिल गया जिससे हम लोग फर्दर कई सारी डिवाइसेस जस्ट लाइक मीटर ब्रिज, जस्ट लाइक पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इनको हम लोगों ने फर्दर यूज किया to find out EMF, to find out internal resistance, to find out unknown resistance। जब unknown resistance आ गया तो to find out resistivity। क्लास की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। तो देखिए यहाँ जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आप लोगों को बहुत मिलता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से मिलता है, एज वेल एज अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एप्लीकेशन है केवीएल का, केसीएल का, लेकिन जब व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस को मैं समझ पाऊंगा, तो इसके बाद हम लोग मीटर ब्रिज बनाएंगे, मीटर ब्रिज के डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, पोटेंशियोमीटर के डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो यहां से 5 एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के बनते हैं, जिसको मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि दे आर द एप्लीकेशन ऑफ केवीएल एंड केसीएल। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मीटर ब्रिज एज वेल एज एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये चेन है, मैं इस चेन को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले केवीएल प्लस केसीएल, इन दोनों का साथ साथ यूज, इसके बेसिस पर बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर बन गया मीटर ब्रिज एज वेल एज पोटेंशियोमीटर। यहां हम लोग फर्दर 3 एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ईएमएफ फाइंड आउट करने की बात करेंगे, ईएमएफ कंपैरिजन की बात करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात करेंगे। मीटर ब्रिज की जब बात करेंगे तो यहां से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। अननोन रेसिस्टेंस के बाद हम लोग यहां रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने की बात करेंगे। यहीं से मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी तैयार कर सकता हूं, यहां से भी प्रोजेक्ट्स मेरे तैयार हो जाते हैं, जो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में आप लोगों को इस यूनिट के बताया था, और यहां से भी आप लोगों के प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए 5 एक्सपेरिमेंट एज वेल एज हैं, प्लस इनके सर्किट्स हैं, तो एक्टिविटीज आप लोगों की 2 बन जाती हैं, प्लस यहां से आप लोगों के प्रोजेक्ट बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 30 मार्क्स का हम लोगों का प्रैक्टिकल सेक्शन होता है, उसमें इस पर्टिकुलर पार्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा।
ये तो मैंने एक तरीके से ब्रीफ किया आपको किसकी यूटिलिटी क्या है। देखो बच्चों, ये सर्किट बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का है। इसमें क्या किया हुआ है समझे, हमने 4 नियर अबाउट इक्वल वैल्यूज के रेसिस्टेंस कंसीडर कर लिए हैं। जैसे P रेसिस्टेंस है मेरा, R रेसिस्टेंस है, Q रेसिस्टेंस है, S रेसिस्टेंस है। इन चारों रेसिस्टेंस को पर्टिकुलर मैनर में लगाया है। A से मान लीजिए मेरा P रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो B पे जाके एंड हुआ, B पे मेरा दूसरा रेसिस्टेंस Q कनेक्टेड है। इसी तरह से दूसरी आर्म में A से कनेक्टेड है R मेरा D पे समअप होता है, तो D से कनेक्टेड है S, और फर्दर Q एंड S दोनों C पे कनेक्टेड है। यानी एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर बच्चों मैं इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं, कहां से इनको मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन समझिए। मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक रिवर है, सपोज यमुना रिवर है। अब यमुना रिवर पे सपोज ITO पे पहले ये एक ब्रिज बना दिया गया, ये ब्रिज बन गया ITO पे, पुराना हो गया साहब, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। दूसरा ब्रिज इसके पैरेलल ये बना दिया गया साहब, 2 ब्रिज हो गए साहब ITO पे। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों में सपोज इस ब्रिज पे यहां कुछ मरम्मत का काम होना था, यहां कुछ क्या हो गया था, कुछ डैमेज हो गई थी, उसको सही करना था। तो इंजीनियर्स के दिमाग में आया कि अगर हम यमुना के बीचों बीच में इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दें और यहां कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दें, तो यहां से आने वाला और यहां से आने वाला ट्रैफिक इस तरीके से ऐसे करके यहां निकल जाएगा और फर्दर अपना दूसरे रोड पर चला जाएगा। या मान लीजिए यहां कोई ऑब्स्टिकल है, यहां कोई परेशानी है, तो मैं इसको यहां से ब्लॉक कर दूंगा और फिर मेरा ट्रैफिक ऐसे करके निकल जाएगा। व्हाटएवर सो डिफरेंट वेज जो है वो बन सकते हैं। इसी चीज को लेकर के ये कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ने दिया है। तो यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो ए पे करंट हमारी आ रही है वो करंट 2 पाथ में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। I1 हमारी फ्लो होती है P के थ्रू और I2 फ्लो होती है हमारी R के थ्रू। यहां जो पॉइंट B और D हैं, इनके बीच में एक मैंने टेम्परेरी कोई सर्किट दे रखा है और इस टेम्परेरी सर्किट में यहां पे लगा रखा है मैंने गैल्वेनोमीटर। अब ये बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या है समझे, गैल्वेनोमीटर कंपैरेटिवली एक सेंसिटिव डिवाइस है जो सिर्फ करंट की डायरेक्शन को हमें बताता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये इससे हम लोग पता करने का टारगेट नहीं रखते, लेकिन ये करंट को बताता है। बीच में G लिखा होता है, ये आप लोग इसे देख सकते हैं, बड़ा बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों को लैब में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल सेंटर में हम लोग इसको यहां पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ये एग्जैक्टली सेंटर में है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही सर्किट से। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और अगर ये इसमें है तो इधर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन को ये बता सकता है। मैंने B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो अभी बाईपास बनाया था। B से C की तरफ गया, मैंने Q रेसिस्टेंस अप्लाई किया, D से C की तरफ गया, S अप्लाई किया। सोर्स लगाने के लिए मैंने A और C को एक एक्सटर्नल EMF सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसका यहां पे है तो ऑब्वियस है ये करंट की डायरेक्शन होगी। यहां से फ्लो होने वाली करंट को I मैंने अपनी तरफ से मार्क किया है। इस I को A से 2 पाथ मिल गए, I1 I2, तो ऑब्वियस है A पर जंक्शन रूल लग गया, जिसको मैं KCL कहता हूं, और KCL क्या कह रहा है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। बच्चों फर्दर जो करंट I1 मेरी B पे पहुंची थी, अब B को 2 पाथ मिलते हैं, एक ये वाला पाथ मिल रहा है, एक ये वाला पाथ मिल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट को नाम दे दिया IG, जिससे कि हमें आराम से याद रहे कि IG क्या है। अगर मैं यहां जंक्शन रूल लगाता हूं, KCL लगाता हूं, तो ऑब्वियसली जो पीछे से करंट I1 आ रही थी वो मेरी बराबर होगी इस IG प्लस Q से फ्लो होने वाली करंट को। तो मैंने नया पैरामीटर न दे करके इसी को यहां ले लिया और ये दे दिया I1 माइनस का IG। बिल्कुल इस तरह से मैं D पॉइंट पे आता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो जो करंट I2 यहां से आ रही थी और IG ऊपर से आ रही थी, अब IG की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक में भी 0।
दोनों यहां पे ऐड हो गए और I2 प्लस IG मेरे को यहां करंट मिल गई। C पे आकर के फर्दर ये ऊपर वाली करंट और ये वाली करंट दोनों ऐड हो गई, जंक्शन रूल लगाया, यहां मेरे को फर्दर I करंट मिल गई। तो पूरे सर्किट के अंदर कहां कहां मेरा KCL लग रहा है वो मैंने यहां आप लोगों को बताने की कोशिश किया। अब डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर कंडीशन निकालने के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी KCL की बात की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसी तरह से मैं KVL की बात करूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स की पीछे वाली क्लासेस में कहीं कोई स्लैकनेस नहीं है, नहीं कर पाया काम, या उनको KVL लगाने में दिक्कत है कि किस तरह से EMF हम लोगों को लेना है, कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, तो फर्दर हम लोग यहां से एक बार सीखने की कोशिश करेंगे। एट ऑल फर्स्ट मैं यहां लूप्स के बारे में बात करूं, क्योंकि KVL जो मेरा लगता है वो क्लोज लूप के अंदर ही लगता है, सब बच्चों को पता है। तो बच्चों डिफरेंट लूप यहां बनते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं A B D A, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा, तभी मैं इसको क्लोज लूप कहूंगा। दूसरा स्टूडेंट्स मैं बनाता हूं यहां पे B C D B। मैं एक और बना सकता हूं यहां, दैट इज A B C D और अगेन A। और फर्दर मैं बना सकता हूं बच्चे, दैट इज A D C E A। मैं सारे लूप अपने A से शुरू कर रहा हूं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक लूप मैं ऐसे बना सकता हूं बच्चों, A से गया मैं D पे, फिर गया B पे, फिर गया C पे और फिर गया E पे, और E के बाद फर्दर मैं A पे आ गया। एक लूप बच्चों मैं ऐसे बना सकता हूं, मैं A से गया B पे, B से गया D पे और D से गया मैं C पे, C से गया E पे और E से जाने के बाद A पे। तो बच्चों जो डिफरेंट लूप्स इसके अंदर बन सकते थे वो मैंने यहां लिस्ट किए हैं। मुझे कितने लूप्स की जरूरत होगी अभी मुझे भी नहीं पता, या मैं अभी आगे देखूंगा इस चीज को, लेकिन लूप कितने बन सकते थे ये बताया मैंने, और कैसे लूप मुझे बनाना है ये बात मैंने यहां पे डिस्कस की। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां मेरे को पैरामीटर्स की बात करनी है। तो I1 I2 IG और E, चार पैरामीटर्स हैं, इसका मतलब चार लूप की जरूरत मुझे होनी चाहिए, जिसमें अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन जब इन्होंने अपनी कंडीशन दी तो उन्होंने कहा IG 0। मतलब इन्होंने PQRS को इस तरीके से अरेंज किया कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू होने वाली करंट जो है वो कितनी थी, 0 थी। अब 0 थी ये बात कैसे पता लगे, इसलिए उन्होंने यहां पे ये गैल्वेनोमीटर को प्लेस किया था। तो बच्चों एक पैरामीटर मेरा और कम हो गया। अब मेरे पास पैरामीटर बचे क्या, सिर्फ तीन पैरामीटर में भी E को निकालने की जरूरत यहां महसूस नहीं की गई। इसका मतलब अब पैरामीटर बचे मेरे पास सिर्फ दो जो अननोन है, दैट इज I1 एंड I2। दोनों का सम मेरा I के बराबर हो जाएगा। तो मैं दो लूप से ही अपना काम चला सकता हूं। तो मुझे दो लूप इसमें इस तरीके से चूज करने हैं जिसमें I1 I2 दोनों कम से कम आ जाए। ठीक है, इससे ज्यादा आ जाते हैं वो दैट्स द अनदर थिंग। चलिए, तो बच्चों मैं एक लूप यहां कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज A B D A, सबसे पहला वाला लूप। अब इस पहले वाले लूप में अकॉर्डिंग टू माय साइन कन्वेंशन मैं A से चलता हूं। जिस डायरेक्शन में मेरी करंट है उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं। तो P के अक्रॉस होने वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है I1P, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। इसके बाद मैं B पे पहुंचा, B से मैं G की बात करता हूं। अब G का भी कुछ रेसिस्टेंस अपना होगा ही होगा, तो मैं इसके रेसिस्टेंस को कैपिटल G कंसीडर कर ले रहा हूं। तो फर्दर मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, उसी डायरेक्शन में करंट है मेरी, तो दैट इज IG इंटू G। अब कोई स्टूडेंट कहेगा IG तो 0 थी। भैया 0 थी लेकिन अभी नहीं है, अभी तो मुझे इसे पैरामीटर लेना है। इसके बाद मैं यहां से आया पॉइंट D पे, D से मेरे को A पे ट्रेवर्स करना है। अब देखो बच्चों, मेरे ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन तो ये है और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इट मींस मेरे को इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेना होगा, दैट इज माइनस का I2R। अब कोई बच्चा इस इक्वेशन को I1P प्लस IGR इक्वल्स टू I2R लिख सकता है। तो अब ये मत कहना सर आपने यहां पे क्या लिया था, नहीं भैया एल्जेब्रिक सम 0 होता है, मेरे को यहां पे 0 लेना था, मैंने सिंपली इसको ट्रांसफर कर दिया है। इस तरीके से मेरी एक इक्वेशन बन गई। हैव अ डाउट डियर स्टूडेंट, एक बार देख लें, बिल्कुल सिंपलेस्ट है।
और आप लोगों के एग्जाम में आता भी खूब है, रटने से बेहतर है कि हम इसको समझ लें, तो न्यूमेरिकल भी करने में हमें यहां से बहुत आसानी मिल जाएगी, लूप रूल को लगाने में हमें आसानी मिल जाएगी। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं और दूसरा लूप मैं चूज करता हूं। बी से लेकर के मैं सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से फर्दर बी पे आया। तो मैंने बी से शुरू किया था, बी सी डी बी। मैं ये वाला लूप कंसीडर करता हूं जिसमें मेरी I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है। तो देखो बच्चों, बी से शुरुआत करनी है मेरे को, जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है। इसका मतलब इसके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप, क्यू के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप मुझे पॉजिटिव लेना होगा। दैट विल बी I1 माइनस IG इंटू क्यू। आगे मैं सी पे पहुंचा, सी के बाद मेरे को एस के थ्रू जाना है। अब मेरा ट्रेवर्सिंग जो थी वो तो ये थी और करंट की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव साइन देना होगा। दैट इज I2 प्लस IG। अब छोटे बच्चों वाली बात, अगर मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा तो गलती करूंगा, पक्की बात है। चलिए अब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं। देखो बच्चों, मेरे ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी मेरे को कहीं ना कहीं यहां माइनस का ही लेना है। तो दैट इज माइनस का IG इंटू जी इक्वल्स टू 0। तो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कर सकता हूं, इसको रीअरेंज कर सकता हूं और वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं व्हीटस्टोन की कंडीशन की, तो व्हीटस्टोन ने यह कहा कि जो मेरा ब्रिज है इसमें मैं P Q R S इनकी वैल्यूज को इस तरह से चूज कर रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट 0 है। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को रिफॉर्म करना होगा, IG को 0 करना होगा। I में राइट हियर I1P इक्वल्स टू I2R। गेटिंग द कॉन्सेप्ट बच्चे? नहीं। अब जरा मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, यहां भी मेरे को IG को 0 करना है। तो सिंपली I में राइट हियर I1Q माइनस, या मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं, यहां माइनस का साइन था तो मैं इसको दूसरी तरफ ले गया, तो I2 इंटू S। अब जहां तक दूसरा ये वाला टर्म है ये तो 0 हो ही जाना है क्योंकि IG इसको कंसीडर किया। अब बच्चे देखो, मैं इनको अगर डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, तो यहां I1 से I1 कैंसिल आउट होता है, I2 से I2 कैंसिल आउट होता है, मुझे कंडीशन मिल जाती है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इसके बाद मेरे को प्योर मैथमेटिक्स यूज करना है। मैं इसमें कंपेंडो लगा सकता हूं, डिविडेंडो लगा सकता हूं, मैं इसमें ऑल्टरेंडो लगा सकता हूं, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसको इक्वेशन बना सकता हूं, व्हाटएवर सो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बट एग्जैक्टली दैट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैंने बैलेंस्ड वर्ड इसलिए यूज किया कि उसने अपनी मर्जी से कहा है, अपनी मर्जी से इस तरह से PQRS की वैल्यूज को चूज किया है कि IG उसकी 0 है। तो जिस समय IG 0 होगी इस सर्किट में, उस समय मैं इसको कहूंगा बैलेंस्ड सर्किट। और बैलेंस सर्किट में ये वाली इक्वेशन मेरी निकल के आएगी। अब मैं कुछ चीजें कंक्लूड करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। वो चीजें क्या है जिनकी तरफ आपका ध्यान जनरली नहीं जाता, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारा एक लूप है उसके अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है, अलग अलग इक्वेशन पे, अलग अलग लूप में चूज करने पर उसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे माइनस या प्लस अलग अलग आ सकती है। जैसे मैं बात करूं, पहला लूप मैं जो कंसीडर कर रहा था ABDA, इसमें IG के साथ में जो ट्रीटमेंट था मेरा वो पॉजिटिव लेकर के था, और जब मैंने इसी को BCDB में कंसीडर किया तो वही ट्रीटमेंट मेरा विद नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर लूप के अंदर बैटरी होगी यानी एनर्जी सोर्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने दो लूप यहां कंसीडर किए हैं, दोनों ही लूप में कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। बिना एनर्जी सोर्स के भी हमारा KVL लग रहा है, बिना सेल के भी हमारा, बिना बैटरी के भी हमारा KVL लग रहा है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात स्टूडेंट्स मैं करना चाहूंगा, इस इक्वेशन को लेकर के, जैसा मैंने अभी बताया था, मैं कंपेंडो डिविडेंडो कुछ भी इसके अंदर प्लेस कर सकता हूं, कैसे भी लगा सकता हूं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका नहीं। लिखने का तरीका तो मैंने नोट्स जो आपको दिए हुए हैं, यानी जो बैकग्राउंड में नोट्स चल रहे हैं, वो बिल्कुल रिसेंटली लॉकडाउन के पीरियड में बनाए हुए नोट्स है। पूरी बुक ही तैयार हो गई ऑलमोस्ट। तो बच्चों, लिखना तो वैसे ही है जैसे मैंने यहां पे लिख के दिखा रखा है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूं।
देखिए मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसमें ऑल्टरनेटिव यूज करके P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S लिखता हूं। ये कंडीशन भी मेरी ठीक है और ये कंडीशन भी ठीक है, लेकिन ऐसा लिखने से अब इसको याद करना आसान हो गया। क्या? इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द रेशियो ऑफ इनकमिंग साइड रेसिस्टेंसेस, ये इनकमिंग साइड की रेसिस्टेंस है जिनका रेशियो बराबर है आउटगोइंग साइड रेसिस्टेंस रेशियो के Q अपॉन S के, तो ऐसी स्थिति में मेरा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में कहलाएगा और गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली कंडीशन, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट 0 होगी। तो इस तरह से मैं इसको याद कर सकता हूं। इवन दैट अगर आपसे एग्जामिनर में भी कोई पूछता है तो ये लैंग्वेज आप ना उसको बताएं, आप तुरंत एक पेन लें, कॉपी लें, पूरा सर्किट बनाएं और सर्किट में या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन लिख करके उसको एक्सप्लेन करें। ये इनकमिंग साइड रेसिस्टेंस, आउटगोइंग साइड रेसिस्टेंस, ये साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, हमारे अपने लिए है। तो बच्चों मैं समझता हूं व्हीट स्टोन ब्रिज आपको क्लियर हो गया होगा। एक समय था जिस समय 3 मार्क्स में सिर्फ यही आपसे पूछा जाता था, तो आपको डायग्राम बनाता था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, देन आपको ये कंडीशन निकाली थी। फिर वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, उसने क्या किया, इसमें यहां पे -1 किया, नई इक्वेशन आ गई वो पूछ ली। फिर उसने इसको +1 किया, दूसरे साइड में +1 किया, जो इक्वेशन आई वो आपसे पूछ ली। फिर उसने क्या किया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P इंटू S इक्वल टू क्यू आर, ये आपसे पूछ लिया। व्हाटएवर सो, अभी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है, और इसके एप्लीकेशंस तो आपको करने ही है। आई होप सो इस एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बेसिस पे आपकी पीछे की चीजें भी क्लियर हुई हैं और आगे तो इसकी जरूरत होनी ही होनी है। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। 4 लाइन का प्रूफ है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। ये बच्चे कंडीशन क्या थी, कैसे लिखना है, मैंने यहां एक्सप्लेन कर रखा है। A व्हीट स्टोन ब्रिज consists 4 resistance PQRS connected from arms of quadrilateral ABCD, a battery of EMF E connected between point A and C, and sensitive galvanometer between B and D as shown in figure। यानी बिना फिगर दिए आपका काम चलने वाला नहीं है, ये हमने दिया। अब इसमें जैसे मैंने लूप बनाए थे, लूप बना करके इक्वेशन आपको दिखाई हुई है, वही KVL लगा करके, KCL तो कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। यहां से हम लोगों ने डिवाइड करके कंडीशन निकाल दी। अब मैं सेंसिटिविटी की बात करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो गैल्वेनोमीटर है या मीटर ब्रिज है या व्हाटएवर हो, कोई भी चीज सेंसिटिव कब कहती है? सेंसिटिव वो तब होती है जब छोटे छोटे होने वाले चेंजेस को भी सही से रिकॉग्नाइज कर ले। जैसे मैंने यहां एक कोई छोटा सा टॉपिक पढ़ाया और सामने बैठे हुए काफी सारे स्टूडेंट्स में एक पर्टिकुलर बच्चा उस चीज को भी ध्यान से देख रहा है, ध्यान से समझ रहा है, उसमें भी उसकी क्वेरी है, उसमें भी वो कुछ और एडिशनल समझने की कोशिश करता है। इट मींस ही इज वेरी सेंसिटिव। आप लोगों में भी भाई बहन घर में होते हैं, मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो जनरली बहन जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, वो थोड़े से में आंसू निकालना शुरू कर देती है। भाई के आंसू थोड़े देर से आते हैं, तो सेंसिटिविटी समझ गए ना, थोड़ा सा कुछ होने पे ही अगर इफेक्ट सामने आ जाए, बस वही चीज है। यहाँ पे मेरे को सेंसिटिविटी और व्हीट स्टोन ब्रिज करना है बच्चे, तो वो क्या कहता है, there is a large deflection in the galvanometer for a small change in resistance। जो PQRS मेरे रेसिस्टेंस थे, अगर उनमें से मैं किसी भी रेसिस्टेंस को थोड़ा सा भी चेंज करता हूं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एकदम से बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए, तो उस स्थिति को मैं कहूंगा कि मेरा जो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है दैट इज मोर सेंसिटिव। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब देखिए एडवांटेज की बात करते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है, ये बेसिकली नल मेथड पर बेस्ड है, यानी गैल्वेनोमीटर वाला जो सर्किट है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, दैट इज टर्म्ड एज नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब जब आप किसी सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करोगे, इसका मतलब कोई खर्चा नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर यूजफुल टू यू, जस्ट लाइक रोबोट एंड योर सिंपली हाउस होल्ड सर्वेंट। अब घर में कोई सर्वेंट है तो मानवता के नाते घर में जो भी कुछ बन रहा है उसको खिलाना होगा। यानी शादी वादी है, गाड़ी में 5 लोगों की जगह है, फिर भी उसको जबरदस्ती टांग के ले जाना पड़ेगा, छत में लोग को बैठाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए रोबोट है आपके घर में,
तो रोबोट कभी आपसे ये नहीं मांगेगा कि साहब मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, बस उसकी तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए। वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे को भी शादी में ले चलो, बस अंतर समय में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, यहां जो मेरा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, वो नल मेथड पे है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी जो इसकी यूजफुलनेस होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी मेरे लिए, अगर मैं मानवीय भावनाओं को हटा दूं। और मैं चूंकि फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मानवीय भावनाओं का यहां पे कोई रोल नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे एडवांटेज की। तो दूसरे एडवांटेज में क्या है, हम इसकी बेसिस पे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर की बात करेंगे। तो अगेन वो भी हमारे मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती। एक्यूरेसी की डिग्री भी हाई होती है। मैंने अभी बताया कि 1 किलो जलेबी मान लीजिए मार्केट से लेने गया रोबोट, तो 100% 1 किलो ही लाके दे देगा, बिल्कुल डेट श्योर है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे बंदे को भेज दिया 1 किलो जलेबी लाने के लिए, तो इट मे बी उसका मन हो जाए उसमें से थोड़ी सी खा के आ जाए। तो बस समझ लीजिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, इसलिए यहां हाई एक्यूरेसी की चांसेस है, कभी भी यहां एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होती। अगर हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ेंगे और एम्पियर मीटर पढ़ेंगे जो इसके पैरेलल हमें यूज करने होते हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ करंट को ड्रॉ करते हैं, कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। देखो बच्चों, ये पहला एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब प्रिंसिपल की बात की तो सिंपल सा एक लाइन में लिख दिया हमने, इट्स वर्किंग ऑन द बेस्ड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन भी लगा दी PQ ओवर RS, लेकिन इस कंडीशन का तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि मैं सर्किट डायग्राम ना दूं। तो बच्चों सर्किट डायग्राम देखते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसी व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया है। मैं याद दिलाता हूं आपको, देखिए क्या किया उसने, इस तरीके से उसके 4 रेसिस्टेंस लगे थे एक रेक्टेंगुलर शेप में, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था, याद आ गया होगा, और ये आपकी यहाँ पे बैटरी लगी थी या सेल लगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा कंडक्टिंग वायर था, यहां पे ऊपर नीचे ये और ये कंडक्टिंग वायर था, ये रेसिस्टेंस था, ये कंडक्टिंग वायर था, ये कंडक्टिंग वायर था। इसी तरह से इसमें कंडक्टिंग वायर और रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन था। अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर R ये था और P ये था, S ये वाला था और Q ये वाला था। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा खींच दिया और जहां कंडक्टिंग वायर थे उन कंडक्टिंग वायर्स की जगह पर ये मोटी मोटी कॉपर की स्ट्रिप्स लगा दी, जिससे कि इनका रेसिस्टेंस कम से कम हो और जो लॉसेस हैं वो और मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, जो R रेसिस्टेंस था इसकी जगह पे बच्चों ये रेसिस्टेंस बॉक्स अप्लाई किया हुआ है। S जो रेसिस्टेंस था इसकी जगह पे कोई रेसिस्टेंस वायर अप्लाई किया हुआ है, और P और Q जो रेसिस्टेंस थे उसके लिए मैंने यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर का स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर यूज किया हुआ है बच्चों। अब ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर क्या था? स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर एक ऐसा वायर था जिसका अल्फा नेग्लिजिबल था, 0 के आसपास था। अल्फा की वैल्यू कम से कम हम लोग इसमें कंसीडरेशन में लेते हैं, जिससे कि टेंपरेचर बढ़ने पर, कम होने पर इसकी वैल्यूज जो है वो रेसिस्टेंस की वैल्यूज जो है डिफर ना करें डियर स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ बना किसका होता है? कॉन्स्टेंट और मैग्नेट का बना होता है बच्चों, ऐसा हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। और अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें रेसिस्टेंस बॉक्स के बारे में, तो रेसिस्टेंस बॉक्स भी हमारे पास एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लगे होते हैं, और स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस जो है वो भी अगेन कॉन्स्टेंट या मैग्नेट के ही बने होते हैं, एक कॉइल फॉर्म में होते हैं। क्या यूज है, कैसे इसको यूज किया जाता है, मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा एक एक चीज लेकर के। जैसा मैंने बताया था 30 मार्क्स में इसकी बहुत बड़ी यूटिलिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स, ध्यान से देख पाएंगे ये दोनों कनेक्टिंग वायर है। अगर इन स्ट्रिप्स की मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास कॉपर या ब्रास की मोटी मोटी थिक स्ट्रिप्स है जिनका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये मेरे पास डिफरेंट प्लग्स हैं, यहां वैल्यूज लिखी है 1 2 3 4 व्हाटएवर सो 20 20 या व्हाटएवर सो 100 200। अब अगर सारे प्लग, इनको बोलते हैं हम लोग प्लग, अगर ये प्लग इसमें सारे इंसर्टेड हैं, इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 0 रेसिस्टेंस होना चाहिए आइडियली। नहीं होता दैट्स द अदर थिंग, लेकिन होना चाहिए क्या? आइडियली 0 रेसिस्टेंस।
डियर स्टूडेंट्स, जितने मैं रेसिस्टेंस इसमें से पिक करता जाऊंगा, मान लीजिए मैंने एक निकाला तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1 रेसिस्टेंस हो गया, एक और निकाला तो 1 + 2 3 हो गया, एक और निकाला तो 1 + 4 5 हो गया। अब यहां से निकाल दिया तो ये आ गया मेरा कितना 205। तो मुझे जितनी रेजिस्टेंस की जरूरत होती है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में उतने ही मैं इसमें से पिक कर लेता हूं। इसके अंदर की बात करें तो कॉन्स्टेंट और मैग्नीन के वायर्स होते हैं जो इनके बीच बीच में लगे होते हैं, सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्लग निकालते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर सारे प्लग लगा देंगे तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था। ये मेरा सिंपल रेजिस्टेंस वायर है, कोई भी वायर हो सकता है जो यूनिफॉर्म थिकनेस का है। नीचे मैं अगर बात करता हूं तो देखिए इसके एनालॉगस ये बच्चों मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। यहां ये मीटर स्केल लगा हुआ है, तो मैं इस वायर की कोई भी लेंथ जो है वो यहां से मेजर कर सकता हूं। कैसे यूज करूंगा जरा देखें। मैंने ये बैटरी यूज की, कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल लेकर के एक तरफ कनेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। जो कॉपर की थिक स्ट्रिप्स हैं उनके साथ में मैंने कॉपर के ही कंडक्टिंग वायर्स यूज किए, जिनकी हेल्प से रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया। ये लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। बीच में से मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगाना खास जरूरी नहीं होता। अगर ओवर स्केल डिफ्लेक्शन जा रहा है, ज्यादा करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो ये कभी खराब ना हो जाए, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स ये लगाते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहां मेरे पास कोई भी ये रेजिस्टेंस एस है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसकी को ऑन करूंगा, करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। दो पाथ मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये डी और गैल्वेनोमीटर या बी पॉइंट के बीच में मेरे को नल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करना होता है, मैं इस वायर को, इसको बोलता हूं जॉकी या स्लाइड वायर, इसको मैं लेफ्ट या राइट में कितना भी आगे पीछे ले जा सकता हूं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के क्या होगा, R/P, P इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू हो जाएगा S/Q, Q रिमेनिंग लेंथ का रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं ऐसे कहूंगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस मीटर ब्रिज। उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगी जो क्या होगी, वो 0 होगी डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही मुझे ये 0 करंट मिलेगी प्रैक्टिकली, मैं कहूंगा कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। अब देखो बच्चों, R यहां पे नोन है, S अननोन वैल्यू है जो मुझे पता करनी है। P और Q की बात करता हूं तो देखो बच्चों, अगर मैं P की बात करूं तो P क्या है, P रेसिस्टेंस इस लेंथ का रेसिस्टेंस है जिसको मैंने L मेंशन किया हुआ है। इसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं हम लोग। इस पॉइंट से मेजर करना शुरू किया है, दैट इज द बैलेंस लेंथ L। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं P इक्वल्स टू ρL/A। बच्चों L ये लेंथ है, रो इस रेसिस्टेंस वायर की रेसिस्टिविटी है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का। इसी तरह से मैं Q की बात करूं तो Q आ जाएगा रेसिस्टिविटी रो। किसकी रेसिस्टिविटी, इसी वायर की रेसिस्टिविटी सेम होगी। लेंथ की बात करूं तो रिमेनिंग लेंथ बची 100 - L, आई में राइट हियर 100 - L। ओवर एरिया वही पूरे वायर का एक ही जैसा था, तो मैंने अगेन यहां पे A डाल दिया। अब अगर मैं P Q की जगह पर ये वैल्यूज प्लेस करता हूं तो बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट बच्चों मेरे को मिलता है, दैट इज R/ρL/A इक्वल्स टू S ρ100 - L/A। बच्चों देखो, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा आपके पास में R/L इक्वल्स टू S/100 - L। L मैं मेजर कर सकता हूं, यहां मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, एक मीटर स्केल लगा हुआ था, 2 मिनट पहले की बात है। L मैंने मेजर कर लिया, 100 - L कंप्यूट कर लिया। R की वैल्यू मैंने अभी रेसिस्टेंस बॉक्स आपको दिखाया हुआ है, वहां से पता कर ली। जो S अननोन रेसिस्टेंस था ये मेरे को यहां से पता लग गया। नल पॉइंट पे बेस्ड है, इसलिए मेरा कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, मेरी वैल्यूज भी एक्यूरेट आ गई। मैं समझता हूं इससे बढ़िया और कोई कुछ नहीं हो सकता था। अब देखो बच्चों, ये S जो निकल के आ गया, इसके बेसिस पे फर्दर वो कई सारे काम करेगा। मान लीजिए S जो है वो यूनिफॉर्म वायर था जिसकी रेसिस्टिविटी सपोज ρ डैश थी, इसकी लेंथ सपोज कैपिटल L थी,
पाई आर स्क्वायर से सिलेंड्रिकल वायर होता है, पाई आर स्क्वायर से सपोज मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूं, तो एरिया इसका सपोज स्मॉल ए था, तो अगेन एस को मैं लिख सकता हूं रो डैश एल बाई ए। फॉर्मूला वही है जो रेसिस्टेंस का होता है, बस मैंने रेसिस्टिविटी यहां पे रो डैश लिख दी है क्योंकि नीचे वाले से कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेंथ मैंने कैपिटल एल लिख दी है क्योंकि यहां मैंने स्मॉल एल ले रखी थी, इसकी लेंथ को मैंने कैपिटल कंसीडर कर लिया है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। एरिया की बात की तो ये मैं पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकता हूं इसे, तो एरिया मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया है बिकॉज ऑफ जो नीचे वाला वायर था, हालांकि मुझे कहीं कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर्मूले में तो मेरे को प्लेस करके दिखाना ही था कैपिटल ए जो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने स्मॉल ए लेकर के यहां पे बात की, इसको पाई आर स्क्वायर कह दिया। तो देखो बच्चों, आफ्टर फाइंडिंग रेडियस ऑफ दिस वायर, फाइंडिंग लेंथ ऑफ दिस वायर, फाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर, आई मे कंप्यूट रो डैश, वेयर रो डैश इज द रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों का यहां से डन हो गया। अब दूसरा तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यहां से बनता है आप लोगों का, क्या बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने शो करना है कि हाँ सब ठीक है प्रैक्टिकली, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है उसको आपने शो करना है, हाँ सब प्रैक्टिकली ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। एस निकालना आ गया आपका, जो मेन बात थी। अब एस निकालना आ गया तो क्या करोगे, कैसे प्रूव करोगे, समझ लो। सपोज बच्चे आपके पास में दो रेसिस्टेंस अलग अलग हैं, एक है S1 दूसरा है S2। आप क्या करते हो, पहले यहां पे S1 लगाते हो और प्रैक्टिकली S1 की वैल्यू निकाल देते हो, फिर आप इसको हटा देते हो, S2 लगाते हो, प्रैक्टिकली S2 वैल्यू निकाल देते हो। S1 S2 की वैल्यूज आपको पहले से भी पता है, रेसिस्टेंस कॉइल है सपोज ये, इनकी वैल्यू पहले से आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिकली इनको डिटरमाइन किया। डिटरमाइन करने के बाद आपने इन दोनों रेसिस्टेंस को यहां पे इस तरीके से लगा दिया, S1 यहां लगा दिया और फिर इसी के आगे जो सेम पाथ मिले करंट को फ्लो होने के लिए ऐसे लगा दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया आपका। अब आपने इस सीरीज कॉम्बिनेशन को कह दिया सपोज RS, तो RS मैथमेटिकली आप S1 प्लस S2 कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज इस तरीके से इस गैप में लगा करके आप प्रैक्टिकली भी S1 S2 कंप्यूट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दो तरीके से S1 S2 का जो कॉम्बिनेशन था उसको कंप्यूट कर लिया, एक मैथमेटिकली और एक प्रैक्टिकली। आई होप सो दोनों आपके अगर बराबर आते हैं तो आप कह देंगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का लॉ है वो बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी यहां से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। S1 S2 की वैल्यूज आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, बस अब S1 S2 को एक डिफरेंट मैनर में लगाना है। आपने S1 ये लगा दिया और यहां से S2 को ये लगा दिया, जंक्शन बन गया, एक करंट यहां से फ्लो हुई एक यहां से हुई, इसका मतलब S1 S2 दोनों आपके पैरेलल हो गए। अब आपके पास एक तो फॉर्मूला है 1/S इक्वल्स टू 1/S1 प्लस 1/S2, पैरेलल के लिए SP कह सकते हो इसे। एक तो फॉर्मूले से आपने कंप्यूट कर लिया और एक इस तरह से लगा करके इसका जो SP है प्रैक्टिकली, इसको सपोज मैं SP डैश कह देता हूं, तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इस SP डैश को और इस SP को दोनों को आपने कंपेयर किया, यानी मैथमेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों को आपने क्या किया बच्चे, कंपेयर किया। जब दोनों को कंपेयर किया दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ गई, 10% का 5% का डेविएशन चलता है। आप अगर ये सोचो कि 100% आपका सही आ जाएगा तो आप NPL की लैब में काम नहीं कर रहे हो, आपके स्कूल की लैब हो सकती है, यहां हमारी अपनी लैब हो सकती है, तो कोई भी लैब जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है बच्चे। तो अगर आपका 5% डेविएशन आता है, 10% डेविएशन आता है, तो डेविएशन के साथ आप लिख दो कि भैया इस एरर के साथ में मेरा ये रिजल्ट आया है, तो दैट इज वैलिड। कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट आने की कोशिश मत करना, इसका मतलब समवेयर यू आर डूइंग सम मिसकंडक्ट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, 3 प्रैक्टिकल भी समझ लिए और मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन भी समझ लिया। यकीन मानिए आप लोगों की आज की जो ये वाली क्लास है इसमें से आपको सीबीएसई बोर्ड में एज वेल एज IIT मेंस में एज वेल एज नीट में 100% 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब कई बार ये हो जाता है कि बहुत सारे सेट होते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक सेट में मिल गया और किसी में रह गया, वरना आज की क्लास
के बिना कोई भी पेपर सेट हो ही नहीं सकता। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। आगे की बात करेंगे बच्चों हम लोग। अभी देखें जरा क्या है हमारे पास एस्पेक्ट आगे बढ़ने के लिए। अब इसको कैसे लिखना था एग्जामिनेशन में, यहां मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। आप एग्जामिनेशन में डिट्टो लैंग्वेज लिख करके आ सकते हैं, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे बिना किसी परेशानी के। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है, वही चीज फिर दोबारा से लिख के दिखा रखी है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो आई होप सो हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सीखा था वो कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो बच्चों सर्किट के बारे में समझ लो, डायग्राम के बारे में समझ लो। आपको अगर दे भी रखा है ना तब भी आप बिना डायग्राम देखे, जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जामिनेशन में नहीं, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं है आपके पास में, लेकिन जिस समय आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय आपको बिना डायग्राम देखे क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, अपना एक डायग्राम जरूर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए। फिर डायग्राम जो दे रखा है वो तो हम कर ही ले। चलिए ये क्या कहता है, P, Q, R and S आर 4 रेसिस्टेंसेस, वैल्यूज दे रखी है 2, 2, 2, 3। देखो बच्चों यहां ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, P 2 के लिए है, Q 2 के लिए है, R 2 के लिए है, S 3 के लिए है। कभी गलती ना हो जाए, सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो जाए। फाइंड आउट द रेसिस्टेंस विद विच S मस्ट बी शंटेड। अब ये शंटेड, शंट का मतलब क्या है ये बात हमें यहां पर से नहीं पता लगेगी, फॉर द बैलेंसिंग। अब देखो चूंकि मैं बहुत दिनों से इस यूनिट को पढ़ा रहा हूं 25 साल हो गए, मुझे तो पता है, लेकिन हो सकता है आपको न क्लियर हो। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या फिगर बननी चाहिए, एक नए स्टूडेंट के दिमाग में क्या फिगर बननी चाहिए वो जरा देखिए। ये आपने मीटर ब्रिज का सर्किट बनाना नहीं है कॉपी पे, दिमाग में जरूर बना लेना है। दिमाग में सोच लो कि ऐसा कोई सर्किट है, यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा है, यहां दूसरा रेसिस्टेंस लगा है, यहां गैल्वेनोमीटर लगा है और ये नल पॉइंट है, और ये 2, 2, 3 वैल्यूज हैं। तो सपोज ये 2 है, ये 2 है, मतलब इतनी बात आपको कम से कम आ जानी चाहिए। शंटेड का मतलब क्या है ये समझ लो, किसी भी रेसिस्टेंस के पैरेलल कोई दूसरा रेसिस्टेंस लगा देना कहलाता है शंटेड। और जनरली जब शंट वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो शंट का मीनिंग सीधे सीधे जाता है लो वैल्यू रेसिस्टेंस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट का मतलब बोले तो रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होगी और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, बहुत काम आएगा आगे, तो आपको शंट का मतलब समझ आना चाहिए। चलिए तो ये एक रॉ फिगर मेरे दिमाग में आ गई। अब मुझे ये देखना है कि मेरे क्वेश्चन में क्या फिगर दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना चाहूंगा बच्चे। तो क्वेश्चन में फिगर यहां पे नहीं है, चलो ठीक है, तो मैं एक बार देखता हूं कहीं कोई गड़बड़ है, PQ है और R भी है, और जहां तक S है तो क्या 4 रेजिस्टेंस नहीं दे रखे थे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, PQ R S आर 4 रेजिस्टेंस वाया रेजिस्टेंस 2, 2, 2 and 3 ohms रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेसिस्टेंस विद विच S, बिल्कुल ठीक है, S के साथ में, वो S की वैल्यू है कितनी 3, और इस 3 के साथ में शंट पूछ रहा है। बिल्कुल जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम हमारा काम करेगा, जरूरत नहीं दिमाग में आ जाना चाहिए। P ओवर Q इक्वल्स टू R ओवर S। डियर स्टूडेंट्स देखो P की वैल्यू 2 दे रखी है, Q की 2 दे रखी है और R की 2 दे रखी है, S की 3 रखी है। अब ये कंडीशन 2/2 2/3 के बराबर तो है नहीं, मुझे क्या करना है, इस 3 के साथ शंट लगाना है। मान लीजिए ये मेरे पास 3 ओम का रेसिस्टेंस था, अब इसके साथ कोई भी अननोन वैल्यू शंट लगानी है। शंट को सपोज मैं K कह दे रहा हूं, जिससे कि ये मेरा बैलेंस हो जाए, यानी 2/2 बराबर हो जाए 2/, अब मैं 3 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहां पे RS, वेयर RS स्टैंड फॉर शंटेड वैल्यू, जो शंट लगाने के बाद वैल्यू होगी। RS में अगर यहां से कंप्यूट करता हूं तो RS इक्वल्स टू होगा 1/3 प्लस 1/K। तो अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं तो RS की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, RS की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे, देखो जरा कितनी आती है, जल्दी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितनी आती है बच्चे। RS की वैल्यू कितनी आएगी, देखो नहीं बताओगे, चलो मैं बताता हूं।
RS की वैल्यू आती है आपकी 2 ओम। तो बच्चों यहां पे आपने 1/2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/k करना है। अब k की वैल्यू आपने यहां से सेपरेट करके देनी है, तो वही वैल्यू होगी जिसको मैं शंट करूंगा, जिससे कि मेरा मीटर बेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे समझाया हुआ है, जरा देखने की कोशिश करेंगे क्या है डियर स्टूडेंट्स। देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। P/Q इक्वल्स टू R/S। मैंने यहां से S अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में रख दिया है, जिसको मैंने RS कहा था, और ये निकाल के दे दिया। पैरामीटर्स 1/r यहां कंसीडर कर रखा है, जो हम लोगों ने वहां पे k ले रखा था, बस पैरामीटर्स का अंतर है। तो इस तरह से आपने ये एग्जाम में लिखना है। अब अगर मैं बात करूं होम असाइनमेंट की, तो होम असाइनमेंट में ये एग्जाम्पल नंबर 30 है, आपको ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, या चैट बॉक्स में डालेंगे, चैट बॉक्स से दे दूंगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 31 है, ये भी आपने अटेम्प्ट करना है। सॉल्यूशन तो हमने दे रखे हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है, अपना दिमाग लगाना है। कोई प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। कमिंग क्लास में हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे क्या, पोटेंशियोमीटर। अगेन ध्यान रहे, पोटेंशियोमीटर ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी। तो नेक्स्ट क्लास भी हम लोगों की काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कीप सेफ, बी इनसाइड योर